गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, किसके रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो हमारा इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट होने के नाते आज हम इसमें ये सीखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसका नेचर यानी कि वो किस प्रकार की प्रकृति या स्वभाव का है। जब भी किसी विषय के स्वभाव की बात आएगी, उसके नेचर की बात आएगी, तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, जाहिर सी बात है। पहला होगा हमारा विषय या तो विज्ञान के रूप में होगा या हमारा विषय किसके रूप में होगा, कला के रूप में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स विज्ञान है या कला, और यदि वो विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान, इस चीज का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है। तो विज्ञान की कुछ विशेषता है, पहले अपन उनका अध्ययन करेंगे। यदि ये विशेषता हमारे अर्थशास्त्र में पाई जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में नेचर रखता है, अन्यथा नहीं। तो विज्ञान की क्या खासियत होती है, पहली होती है सिस्टमैटिक स्टडी। आप देखेंगे तो विज्ञान में कोई भी चीज बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ी जाती है। मतलब पहले अपन हाइपोथेसिस रखते हैं, फिर उसके अपन टेस्टिंग वगैरह करते हैं और फाइनली अपन रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं। तो साइंस में किसी चीज को पढ़ने का बहुत ही सिस्टमैटिक वे होता है, ये इसकी पहली खासियत। फिर कारण और परिणाम का संबंध, तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है या लॉ भी है, तो वो आप देखेंगे तो उसमें आपको कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट रूप से दिखता है। मतलब कोई वस्तु है तो उसके पीछे क्या साइंस काम कर रहा है, मतलब कारण और परिणाम का संबंध हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में उदाहरण दिया था ग्रेविटी वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई वस्तु नीचे गिर रही है, परिणाम क्या हो रहा है, वस्तु नीचे गिर रही है, और कारण क्या है, ग्रेविटी। तो साइंस में हर एक के पीछे आप देखोगे तो कारण और परिणाम का संबंध आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिर साइंस की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो है कि अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपन पूर्वानुमान लगा सकते हैं या इसके बेस पे भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें बेसिक होती है। यदि ये तीन चीजें किसी के नेचर में है तो हम कह सकते हैं कि उसको साइंस के रूप में उसका नेचर है। तो अब अपन इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि क्या हमारे इकोनॉमिक्स का नेचर इससे मैच करता है। तो हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे जैसे विज्ञान में सिस्टमेटिक वे में स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक्स में भी आप देखोगे तो सबसे पहले अपन उसको उसकी जो एजम्पशन लेते हैं, उसकी मान्यता लेते हैं, फिर उसके टेबल वगैरह जो मतलब डेटा यूज कर रहे हैं, फिर उसको अपन उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा सिस्टम से चलता है। जैसे साइंस में अपन देखते हैं हाइपोथेसिस, टेस्टिंग और फिर उसका रिजल्ट, वैसे के वैसे अपन भी यहाँ पर अपने कुछ मतलब मान्यता लेंगे, फिर उस नियम की व्याख्या करेंगे और फिर अपन कंक्लूजन देते हैं कि ये चीज है। तो साइंस की तरह इकोनॉमिक्स में भी हम सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। और यदि आपने अभी नियम इतने नहीं पढ़े तो मैं अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि जब अपन इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जैसे इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में की 5 क्रिया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो आप देख लो हम इनको भी पूरा सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम उपभोग यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ते हैं, उसके बाद में उत्पादक के व्यवहार को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिस्टमेटिक वे में ही पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन भी कैसा होता है, सुव्यवस्थित अध्ययन। फिर कारण और परिणाम, तो जैसा साइंस में होता है, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था ग्रेविटी वाला, तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी होता है। जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगी, ये कारण और परिणाम का संबंध हमको इकोनॉमिक्स में भी मिलता है। तो विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम के संबंध पाए जाते हैं। फिर रही बात पूर्वानुमान की, तो जैसे हम ये कारण और परिणाम के संबंध अर्थशास्त्र में होते हैं तो हम इसके बेस पर भविष्यवाणी भी कह सकते हैं कि यदि आप भविष्य में कीमतें घटाओगे तो आपकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। तो हम इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इस प्रकार अर्थशास्त्र में हम भावी पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। और यही कारण है कि आप देख लो हमारी आर्थिक नीतियां भविष्य के लिए बनती है कि नहीं बनती। तो हमने ये देखा कि विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र के अंदर भी ये तीनों गुण है। तो हम कह सकते हैं हमारा अर्थशास्त्र का जो नेचर है वो किसके जैसा है, विज्ञान के रूप में।
जब ये बात तय हो जाती है कि हमारे अर्थशास्त्र का नेचर विज्ञान के रूप में है, तो हमारे सामने वापस एक यक्ष प्रश्न आता है कि अब वो विज्ञान है तो कौन सा? विज्ञान दो तरह से होगा, या तो वो वास्तविक विज्ञान होगा या आदर्श विज्ञान होगा। तो अब ये देखते हैं कि ये विज्ञान होता क्या है। वास्तविक विज्ञान होता है क्या है, मतलब ये आपको वस्तु स्थिति बताएगा। और आदर्श विज्ञान जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, मतलब अच्छे बुरे का ये ध्यान करेगा। तो हम ये देख सकते हैं वास्तविक विज्ञान वो होता है जो केवल वस्तु स्थिति को बताएगा, मतलब रियल कंडीशन को बता देगा कि भाई ये स्थिति है, अब वो अच्छी है या बुरी उसकी तरफ ये ध्यान नहीं देता। जबकि आदर्श विज्ञान वो होता है जो उसके अच्छे और बुरे पहलू की तरफ ध्यान देता है। तो चूंकि अर्थशास्त्र स्टार्टिंग में माना गया था कि वास्तविक विज्ञान है, लेकिन बाद में हमें लगा कि जब हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पे अच्छे बुरे का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें वास्तविक विज्ञान भी है लेकिन आदर्श विज्ञान का भाग ज्यादा है। जब ये बात तय हो जाती है कि हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान है, फिर अपन देखते हैं क्या हमारा अर्थशास्त्र कला के रूप में नेचर रखता है। तो यहाँ पर देखिए, कला का जो सबसे मतलब होता है वो होता है किसी भी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करना। यदि आप किसी कार्य को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं तो आप मान के चलिए उसमें कला है, ठीक है ना। और एज ए सब्जेक्ट आप किसी को कला कहना चाहते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका मतलब होता है यदि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, उसका व्यवहारिक महत्व है, तो आप मान के चलिए वो सब्जेक्ट अपने आप में एक कला के रूप में दर्जा रखता है। तो इस एंगल से हम कह सकते हैं चूंकि हमारी तो आर्थिक नीतियां होती ही समाज के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, इसलिए इकोनॉमिक्स के तो नेचर में ही है वेलफेयर, तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू तो वैसे ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक कला के रूप में भी नेचर रखता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हमारे इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस के रूप में भी है और आर्ट्स के रूप में भी है। तो हमारे अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? विज्ञान और कला दोनों। थैंक यू।